वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट था टीसीपी आईपी मॉडल, तो जिसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो एक बार टीसीपी आईपी मॉडल को एक शॉर्ट रिव्यू करते हुए फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली इसमें 4 लेयर होते हैं। पहला होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होता है जहाँ पे हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं। ओके। इसके नीचे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली इस पे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क करता है, जिसका काम क्या होता है कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को नेट पे सेंड करना चाहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सेंड करना चाहते हैं, तो इसका काम होता है पैकेटिंग ऑफ डेटा। यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको स्मॉल स्मॉल पैकेट में ब्रोक करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो आप कहेंगे कि ये टीसीपी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके नीचे हम आएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट पे लेयर पे जो काम होता है कि जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स 1 हमने कल ही बताया था, 3, जो पैकेट्स होंगे तो जिस मशीन को सेंड करना है उसका एड्रेस इस पैकेट के साथ इंक्लूड किया जाता है। सपोज करिए कि मैसेज है, एप्लीकेशन लेयर का एक मैसेज है, मैसेज है, और इस मैसेज को टीसीपी के द्वारा इसको तोड़ दिया गया और छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया गया। तो आपका मैसेज ये रहा, सपोज करिए मैसेज, ठीक है। इसमें अब जिस मशीन को सेंड, सपोज करिए पैकेट 1 है, पैकेट 1 है। फिर जब अगली लेयर पे आएगा तो अगली लेयर पे इसका काम क्या होगा कि जिस मशीन को भेजना है, क्योंकि आप यहाँ से भेज रहे हैं, तो जिस मशीन को भेजेंगे तो उसके पास भी सेम टाइप का आर्किटेक्चर होता है। ओके, उसके पास भी सेम टाइप का आर्किटेक्चर होता है कि यहाँ भी होता है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ होता है इंटरनेट लेयर, और यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या लिंक लेयर इसको भी बोलते हैं। तो लिंक होता है, लिंक लेयर होता है, इंटरनेट लेयर होता है, इंटरनेट लेयर होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और ए ऐप लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो वहाँ पे भी होता है। और सबसे नीचे यहाँ पे आपका होता है फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे इंटरनेट लेयर का काम क्या होता है कि जो मैसेज आगे जाता है तो उसके साथ आईपी एड्रेस, यानी कि ये जो आपका मैसेज है इसके साथ आप ऑलरेडी क्या जोड़ चुके हो, इसके साथ आप कौन सा पैकेट है, पैकेट नंबरिंग हो गई। इसके बाद किस मशीन को सेंड करना है, सपोज करिए इसका आईपी एड्रेस 129.1.1.1.1 है, तो इसको यहाँ पे ऐड करेगा 1.1.1.1। ओके, फिर हम नीचे आएंगे। जब हम नीचे आएंगे तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसी पैकेट में जो ऐड किया जाता है वो क्या ऐड किया जाता है, वो ऐड किया जाता है आपका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को हम लिख दे रहे हैं मशीन एक्सेस कोड, मैक एक्सेस, जैसे IMI नंबर आप कह सकते हैं टेलीफोन का, मोबाइल का। ये मैसेज रहा, पैकेट 1 रहा, और ये आईपी एड्रेस रहा 12.1.1.1। तो इस तरीके से जो आपका मैसेज था वो था। इसका बहुत कॉमनली यूज देखेंगे कि हम मैक एड्रेस ऐड करने का एडवांटेज क्या है। एक्चुअली हम जिस मशीन को, सपोज करिए कि हम लोग वाईफाई से नेट चलाते हैं, तो होता है क्या है कि हमारे पास आईपी एड्रेस तो एक ही होता है, लेकिन उस आईपी एड्रेस के साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। 10 लोग नेट चला रहे हैं, तो जो लोग एक्सेस कर रहे हैं एक्चुअली डेटा उन्हीं तक जाता है।
जो डेटा डिलीवर होता है, ऐसा नहीं कि हम अपने मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरे मोबाइल से यूज़ कर रहे हो, कोई तीसरा मोबाइल भी यूज़ कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन एक्स यूज़ कर रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो सर्वर से रिस्पॉन्स हो के एक्स को ही सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा एक्स। सपोज करिए कि सर्वर है, सर्वर एक्स है और एक कोई वाई यहाँ पे है, एक कोई नेटवर्क है, यहाँ पे राउटर लगा हुआ है जहाँ पे अलग अलग लोग वाईफाई के माध्यम से कनेक्टेड हैं, अलग अलग लोग वाईफाई के माध्यम से कनेक्टेड हैं। यहाँ जेड है, यहाँ ए है। सपोज करिए कि आप रिक्वेस्ट करते हो, ए रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे किसका मैक एड्रेस जाएगा? ए का जाएगा। आईपी एड्रेस तो सपोज करिए कि वाई वट एवर जो भी हो तो रहेगा वो आईपी एड्रेस, लेकिन मैक एड्रेस किसका जाएगा? मैक एड्रेस ए का जाएगा। यानी जो रिस्पांस होगा तो किस मैक एड्रेस पे देना है, तो यहाँ पे मैक एड्रेस मशीन एक्सेस कोड, इस पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस यहाँ पे फिट किया जाता है। भले से आपका आईपी एड्रेस कुछ भी हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इस मशीन एक्सेस कोड आइडेंटिफाई करता है कि हमें इन टू इंड कम्युनिकेशन किससे करना है। ये तो हो गया था, जिसको हम यहीं पे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, और यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे जो लिंक लेयर है इसमें काम होता है कि मैक एड्रेस, यानी जो हमारा मैसेज सेंड करना है उसमें मैक एड्रेस को ऐड करना। मशीन एक्सेस कोड, या आप कहते हैं कि आईएमआई नंबर, टेलीफोन की भाषा में कहें तो उसका जो मशीन का यूनिक कोड होता है उसको मैक एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप इसको अंडरस्टूड कर गए होंगे। तो अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीसीपी आईपी मॉडल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि टीसीपी आईपी, एक टिपिकल टीसीपी आईपी मॉडल कैसे काम करता है, तो ये पिछली क्लास में हो चुका है। उस लेक्चर को आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज हम बात करेंगे नेटवर्क कंसर्न की। तो व्हाट इज नेटवर्क कंसर्न? With increasing the use of network, accessing data and resources sharing, security is become prime concern। यानी कि जैसे जैसे हम नेट का यूज़ करते जाएंगे तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड सारे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि हम पूरे दुनिया के पार्ट हो गए, वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, और सिस्टम बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोब। हमारा सिस्टम जो होता है वो ग्लोब का पार्ट हो जाता है। इसका मतलब नेट से कनेक्ट होने का मतलब हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो इलीगल तरीके से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपके सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे नेटवर्क कंसर्न है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो नेटवर्क कंसर्न में आपका है, द नंबर ऑफ यूजर्स लीडिंग द सिक्योरिटी इशू सच एज मिसयूज ऑफ डेटा। ओके, डेटा का मिसयूज़ होना, सिस्टम का हैक हो जाना, हैक, कॉपीराइट इशूज। ओके, मिसयूज ऑफ डेटा समझ रहे हो कि अगर आपका डेटा रॉन्ग हाथ में चला गया उसका तो मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हैकिंग, हैकिंग क्या होता है आप लोग समझ ही रहे होंगे। हैकिंग, हैकिंग का मतलब किसी के सिस्टम को विदाउट उसके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, उसके डेटा को एक्सेस करना, ये हैक कहलाना है। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड कॉपीराइट, सॉरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो आप, तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कॉपीराइट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। जैसे पिछली क्लास में आप लोग 10th में थे तो आप लोग MS वर्ड जो है एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिब्रे ऑफिस जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो लिब्रे ऑफिस में जो पैकेज था लिब्रे ऑफिस का वो क्या है, इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कॉपीराइट इशू मतलब कि सॉफ्टवेयर को लीगल तरीके से यूज़ करना, यानी कि जो अथराइज पर्सन है जिन्होंने उसको क्रिएट किया हुआ है विदाउट उसके परमिशन के यूज़ करना, ये भी कॉपीराइट इशू में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें है मालवेयर, नेटवर्क इशू में मालवेयर।
जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, मालवेयर इन द सेंस मैलिशियस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इसका PDF प्रोवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं उसको हम अंडरलाइन करते हुए चले जाते हैं। तो आप जब भी लेक्चर को सुने तो उसके रिगार्डिंग आप जो इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइटेड लाइन है, उसके रिगार्डिंग आप उसको नोट कर लें, वही आपका नोट्स होगा। ठीक है। तो टर्म मालवेयर रिफर टू द मैलिशियस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम डिजाइन विद द इंटेंशन टू अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग बाय कॉजिंग द हार्म टू द सिस्टम। ठीक है। तो मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए यहाँ पे जो टर्म मालवेयर, मालवेयर इन द सेंस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर जितने भी वायरस होते हैं, वार्म होते हैं या मालवेयर्स होते हैं। देखिए मालवेयर में डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर होते हैं, वायरस हो गया, वार्म हो गया, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ये सारे मालवेयर ही हैं। ट्रोजन हॉर्स है, मालवेयर सॉफ्टवेयर इनसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच बेसिकली कॉज हार्म टू आवर सिस्टम आर नोन एज मालवेयर। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे सिस्टम को हार्म करें वो क्या कहलाते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, मालवेयर कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो किसी के द्वारा बनाए गए हैं, इट में बी क्रिएटेड बाय द एनी पर्सन्स। द मेन वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज व्हाट? हार्मिंग योर सिस्टम। इसका काम होता है आपके सिस्टम को हार्म करना, आपके सिस्टम से विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन के डेटा चुराना, थेफ्ट करना, जासूसी करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? गेटिंग अनऑथराइज एक्सेस। अगर आपका सिस्टम मालवेयर से इफेक्टेड है तो क्या होगा? गेटिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग अनऑथराइज एक्सेस। अगर आपका सिस्टम मालवेयर से इफेक्टेड है तो इसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। डिनाइंग एक्सेस लेजिमेट यूज़र कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी कि जेन्युइन यूज़र है अपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये बहुत टाइप के हैं। तो मालवेयर्स और डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर्स अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या है? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स एंड स्पैम्स। ये 4 तरीके के मालवेयर्स यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। तो हम आज के लेक्चर में इन्हीं 4 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। वायरस, तो वायरस का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन resources under siege। ओके, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वेल, तो वायरस करता क्या है? पहले हम नोट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अ वायरस सॉफ्टवेयर कोड दैट में हार्म योर सिस्टम बाय ओवरराइडिंग और करप्टिंग द सिस्टम फाइल। ठीक है। देखिए वायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब तक आपके सिस्टम के बाहर रहता है वो कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे आपके सिस्टम के अंदर आता है ये क्या करता है? अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप देखिए कोरोना वायरस आज की डेट में आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19। जब तक कोविड-19 आपके बॉडी में इंटर नहीं किया हुआ है तब तक ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हमारे शरीर में इंटर करेगा ये एक्टिव हो जाता है। तो वायरसेस क्या होते हैं? आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, अगर बायो पढ़ रहे होंगे या पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। जो वायरस होता है कि अगर लिविंग बीइंग के आउटसाइड में है तब तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे लिविंग बीइंग के अंदर इन कर गया वैसे एक्टिव हो जाता है। यानी कि लिविंग बीइंग के आउटसाइड वो कैसा ट्रीट करता है? नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जैसे लिविंग बीइंग के अंदर इंटर करता है तो उसके कंप्लीट मैकेनिज्म को एक्सेस करके उसको हार्म पहुंचाना स्टार्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो क्या होते हैं?
ये एक्चुअली क्या होते हैं? दीज आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, वायरस आर सॉफ्टवेयर कोड, वायरस आर सॉफ्टवेयर कोड that may harm your system by overriding or corrupting the system file. ओके अब देखिए यहाँ पे जो मोस्टली वायरस क्रिएट किए जाते हैं आज की डेट में, वायरस टारगेट करके क्रिएट किए जाते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम पे, मोबाइल पे अगर आप किसी पेन ड्राइव को इंसर्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे कोई वायरस नहीं दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, उसको अपने लैपटॉप में इंसर्ट करवाते हैं या अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करवाते हैं, अगर वहाँ पे एंटीवायरस है सॉफ्टवेयर तो आप देखेंगे इट्स फॉर द नंबर ऑफ वायरसेस। तो इसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पे वो काम कर सके, कौन? वायरस के लिए। और जैसे ही वायरस आपके सिस्टम में इंटर करता है, सपोजली कंप्यूटर सिस्टम है और सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, तो जैसे ही हम पेन ड्राइव के माध्यम से या हम किसी अटैचमेंट को डाउनलोड करें या वाईफाई से, जैसे भी हमारे सिस्टम में इंटर करता है तो यहाँ पे अपने आप को रिप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। ओके, एक कंप्यूटर वायरस में भी सेवरल कॉपी इंसर्टिंग ऑन टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस मेक सेवरल कॉपीज बाय इंसर्टिंग इट्स कोड इनटू द सिस्टम प्रोग्राम, फाइल, बूट सेक्टर एंड हार्ड ड्राइव्स, दे में करप्ट देम। इसका काम क्या होता है? सिस्टम फाइल। देखिए यहाँ पे जो पहली दो इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जिसका काम क्या होता है कि बूट सेक्टर को करप्ट कर देना, सिस्टम फाइल को करप्ट कर देना, सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देना, यानी कि उसके परफॉर्मेंस को स्लो कर देना। जो वायरस होते हैं बेसिकली जो कैटेगराइजेशन होता है, देखिए द वायरस में मेनली कैटेगराइज एट बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस एंड मैक्रो वायरस। ठीक है, तो इस टाइप में हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, बूट सेक्टर वायरस, दूसरा आपका फाइल इन्फेक्टर एंड तीसरा आपका मैक्रो वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस का काम क्या होता है? व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस? बूट सेक्टर वायरस अफेक्ट बूट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्क। तो बूट रिकॉर्ड क्या होता है? अब दिमाग में बात आ रही है कि व्हाट इज बूट रिकॉर्ड। जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होता क्या है? पोस्ट ऑपरेशन होता है। तो पोस्ट ऑपरेशन में सारे सिस्टम से कनेक्टिविटी चेक की जाती है। इसके बाद हमारे जो बायस में सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो रोम में सॉफ्टवेयर होता है वो रैम में अपलोड होता है, उसको रन करवाया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए हमारे हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसको लोड किया जाता है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, देखिए हमारा हार्ड डिस्क जो होता है, ये हमारा हार्ड डिस्क सपोज करिए, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क इस तरीके से सेक्टर में डिवाइड होता है। तो हार्ड डिस्क का जो सबसे इनिशियल सेक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर। क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर। और जैसे ही यहाँ पे कमांड स्विच होता है, यानी कि आपका सिस्टम प्रॉपरली रन कर गया, तो अब आपका सिस्टम ओएस के लिए देखता है कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो ओएस को देखने के लिए डायरेक्टली जो कमांड ट्रांसफ़र होता है तो आपके हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को देखते हैं। तो बूट सेक्टर पे इंफॉर्मेशन होती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो रैम में जो डेटा हो रहा है डायरेक्टली आपके हार्ड डिस्क से आपके रैम में अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद फिर रोम से आपका सीपीयू प्रोसेस करके कंप्यूटर सिस्टम को रन करवाता है। लेकिन अगर बूट सेक्टर वायरस आ जाए तो इसी को करप्ट कर देता है। किसको? जब बूट सेक्टर वायरस आपका आ जाएगा तो बूट सेक्टर में जो फाइल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि कहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसी को करप्ट कर देगा। जब इसी को करप्ट कर देगा तो फिर क्या होगा? आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसने इसको करप्ट नहीं किया, लेकिन बूट सेक्टर को करप्ट कर दिया। यानी कि जो रिकॉर्ड कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोर है वो आप गेट नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रन नहीं करवा पाएंगे।
मेमोरी रिडंडेंट वायरस, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस है, रोमियो है, पता नहीं कौन कौन से वायरस हैं, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगला है माइक्रोवायरस। माइक्रोवायरस एम्बेड द सेल्फ इनटू द डॉक्यूमेंट्स। देखिए, अगर आप वर्ड, एक्सेल और इनको जो प्रॉपरली रीड करेंगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मैक्रो का। मैक्रो क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट इज़ परफॉर्म ऑन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आप एक्सेल पे और वर्ड पे एक सीक्वेंस ऑफ टास्क, जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, 10-20 टास्क का एक कंप्लीट ग्रुप है जो हमें गिवन डॉक्यूमेंट को फॉर्म करना है। तो उसको मैक्रो को फॉर्म रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके उसको रन करवा देते हैं। तो मैक्रो वायरस क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे मैक्रो वायरस इम्बेडेड देमसेल्फ इनटू द डॉक्यूमेंट। ये अपने आप को डॉक्यूमेंट में इम्बेड कर लेता है। दिस वायरस एक्सिक्यूट दिस वायरस आर एक्सिक्यूटेबल फाइल्स विच में ओपन रिसीव्ड बाय द ईमेल अटैचमेंट्स। और ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से क्या होते हैं? रिसीव होते हैं। तो आप सकते हैं कि वायरस जो माइक्रो वायरस होता है, तो माइक्रो जो क्रिएट करते हैं उसी टाइप का रनिंग कोड होता है, लेकिन ये भी हमारे सिस्टम को क्या करता है? नुकसान करता है। ये इतना जान लीजिए, वायरस की डिफिनीशन है फर्स्ट लाइन, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर अब आते हैं, बात करते हैं किसकी? वर्म की। तो व्हाट आर वर्म्स? अ वर्म इज़ ऑफन रिसीव बाय नेटवर्क। देखिए, ये जो नेटवर्किंग फैलता कैसे है? किसी वायरस का नॉर्मली काम होता है कि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देना, हार्ड डिस्क सारे डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देना, सिस्टम फाइल को डिलीट कर देना, बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देना, ये सब सारे काम होते हैं। और जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम जो वर्क करता है, किस पे वर्क करता है? बेसिकली ये प्रोग्राम के थ्रू रन करता है। तो प्रोग्राम ही करप्ट हो जाएगा तो फिर रन कैसे करेगा? ठीक है, तो आज हम वर्म देखते हैं, वर्म क्या होता है। तो वर्म इज ऑफन रिसीव बाय नेटवर्क। वायरस का ये है कि जब तक आपके सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक आपके सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वर्म के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिस्टम में आने के लिए आप पेन ड्राइव लगाएं या अटैचमेंट को डाउनलोड करें, ठीक है। तो वर्म का केस थोड़ा डिफरेंट होता है और कहते हैं कि वर्म इज़ वेरी डेंजरस। वर्म इज़ वेरी डेंजरस इन कंपेरिजन टू द वायरसेस। क्यों डेंजरस होता है? देखिए, वर्म इज़ ऑफन रिसीव बाय नेटवर्क। इट ऑटोमेटिकली कीप on creating several copies of itself hard disk by uploading the hard disk। और दूसरी चीज़ ये है कि वर्म्स, कीड़ा, वर्म्स होता है कीड़ा, हिंदी में आप लोग जानते हो। तो कीड़ा क्या होता है? रेंगता रहता है। यानी कि वर्म अगर एक सिस्टम में पहुंच गया तो ये ट्रेवल करते हुए ऑटोमेटिक दूसरे सिस्टम पे भी पहुंच जाएगा। तो इसके फैलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वर्म की। और ये नेटवर्क से, देखिए यहाँ पे, अ वर्म में बी रिसीव्ड बाय नेटवर्क एंड ऑटोमेटिकली कीप ऑन क्रिएटिंग सेवरल कॉपीज इटसेल्फ। और ये अपने आप नेटवर्क थ्रू रिसीव होता है। जाहिर सी बात है कि नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तभी रिसीव होगा, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगे तो रिसीव नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है इसकी बात क्या होती है? रिप्लिकेटिंग हिमसेल्फ, रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को रिप्लिकेट करना, अपनी बहुत सारी कॉपी क्रिएट करना। आप कह सकते हैं द कोड रेड वर्म विच मेक मोर देन 250,000 कॉपी इटसेल्फ अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर, यानी कि 9 आवर में अपने आप की 250,000 कॉपी को क्रिएट कर लेता है। और जाहिर सी बात है, वर्म क्या है? मालवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो इसका काम भी क्या है? सिस्टम को हार्म करना, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को डिलीट करना, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को किसी अन्य पर्सन को सेंड करना। ये सारे टास्क मालवेयर के भी होते हैं, ठीक है। तो मालवेयर आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। ये रिसीव कैसे होता है? इट्स रिसीव, वर्म रिसीव
एन ईमेल अटैचमेंट, इट ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड रिसिपेंट्स लीडिंग नेटवर्क कंजेशन। और इसका जो सबसे खतरनाक यही होता है, इट ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू द रिसिपेंट्स लीडिंग द नेटवर्क कंजेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो इसमें ये है कि इसलिए वार्म कहा जाता है, इट इज़ मोर डेंजरस देन वायरसेस। क्यों? अ वार्म में क्रैश द सिस्टम एंड इंटायर नेटवर्क। अगर वायरस आ गया तो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, जब दूसरे से कनेक्ट होंगे तो सिस्टम पे इन्फेक्ट करेगा। लेकिन अगर वार्म आ गया तो वार्म आने का मतलब आपके पूरे नेटवर्क पे जितने भी सिस्टम है उस सबको क्या कर देगा, क्रैश कर देगा, करप्ट कर देगा, उनके स्पीड को स्लो कर देगा। सो वार्म आर मोर डेंजरस देन वायरस। Trojan horse. Trojan horse is the code appears to be desirable, useful, but end with the harming the system. ठीक है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये भी एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपको दिखाता है वेरी यूज़फुल सिस्टम। जैसे आप नेट वगैरह यूज़ करते होंगे या कुछ भी मोबाइल पे यूज़ करते होंगे तो आपके सामने पॉपअप आता है। तो पॉपअप में क्या होता है कि आप इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, आपको वायरस से बचाएगा। लेकिन आप जैसे डाउनलोड करते हैं आपके सिस्टम में वायरस की एंट्री खुद करवाता है। it's useful for your system, but when you download it, it's crashed your system. It performed malicious operation. Okay. और ये सारी चीज़ें होती हैं जो नेट कनेक्टिविटी के माध्यम से स्प्रेड करती हैं। इट में बी अटैच एंड गेम डाउनलोडेड ओवर द इंटरनेट। और ये जैसे आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ से भी ट्रोजन हॉर्स फैल सकता है। आपको लग रहा है कि आपका गेम काफ़ी यूज़फुल है, आपको लग रहा है कि आपका एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, ट्रोजन हॉर्स भी आ गया, जो विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन से आपके सिस्टम में बैठा हुआ है। आपके सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन विदाउट आपके एक्नॉलेजमेंट के आपके सिस्टम से बाहर सेंड कर रहा है। तो ये काफ़ी डेंजरस हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इसमें क्या है, द हैकर कैन मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म ऑन द सिस्टम। इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द इन्फेक्टेड सिस्टम बाई हार्मिंग द डेटा ऑफ द सिस्टम। आप इतना जान लीजिए कितना खतरनाक होता है कि अगर वार्म आपके सिस्टम में गलती से आ गया तो पूरे सिस्टम पे हैकर्स का कंट्रोल हो जाता है। और हैकर कैन मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाई यू। और आपके द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है हैकर्स उसको मॉनिटर कर सकता है। इसलिए ज़रूरी क्या है, इसलिए ज़रूरी ये है, ज़रूरत से नेट से कनेक्ट रहिए, नहीं तो फिर आप स्टैंड अलोन मोड में रहिए। अकेले रहेंगे तो कोई वायरस वार्म आएगा नहीं। वेल, अगला स्पैम। ओके, तो स्पैम क्या होते हैं? स्पैम्स आर अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जनरली सेंड बल्क ओवर द इंटरनेट टू रेसिपिएंट्स। ठीक है। स्पैम्स आर अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, यानी कि ऐसे ईमेल्स जो किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनरेट किए जाते हैं और यूज़र को टारगेट करके सेंड किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या कोई और सी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या कोई नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है यूजर्स को। तो उसके लिए क्या होते हैं, जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ईमेल सेंड करती रहती हैं, कमर्शियल मेल्स। बेसिकली इनका पर्पज़ क्या होता है? इट्स बेसिकली पर्पज़ इज़ व्हाट? एडवर्टीजमेंट। ओके। However, they may contain the links, phishing sites, attempt to the user steal information, link site, malware infected files. तो जो कभी कभी क्या होते हैं कि चलिए ठीक है,
आप सेंड कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इसी स्पैम मेल्स में कुछ हैकर्स भी होते हैं जो करते क्या है, ऐसे लिंक सेंड करते हैं कि फॉर द सिक्योर लॉगिन, फॉर द सिक्योर नेट बैंकिंग क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक्स। सिक्योर नेट बैंकिंग के लिए आप इस लिंक पे फॉलो करिए। आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ फिट करते हैं, और जैसे वहाँ पे सबमिट करते हैं तो सारी की सारी आपकी क्रेडेंशियल, जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल, किसके पास चला जाता है, उस हैकर के पास, और हैकर उसका मिसयूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको नेट यूज़ करना हो तो आप उस ब्राउज़र को ओपन करिए, और ओपन करने के बाद वहाँ पे यूआरएल में जिस साइट को ओपन करना है मैनुअली बाय हैंड उसको टाइप करिए। जैसे आपको अगर www जैसे hdfc.com खोलना है, hdfc.com मुझे खोलना है, कोई बैंकिंग साइट है, एक खोलना है, तो हम www.hdfc.com खोलेंगे। लेकिन हैकर हो सकता है कि आप कुछ इस तरीके से लिंक दे दे, क्या hdfe.com वेबसाइट ही है, ये भी वेबसाइट है जो बिल्कुल इसी तरीके से मिलती जुलती है, लेकिन ये क्या है, ये फेक वेबसाइट है। आप यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो आप लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, हैकर के पास। ठीक है, तो आप जब भी किसी साइट को ओपन करना हो तो सबसे सिक्योर तरीका है कि आप बाई हैंड उस वेबसाइट को क्या करें, टाइप करें। इसमें जो सबसे खतरनाक होता है, इट कंटेन लिंक टू द फिशिंग साइट। फिशिंग साइट मतलब जो एक्चुअली जेन्युइन साइट की तरह दिखती हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है कि आपके क्रेडेंशियल को चुराना, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना, तो हमें उससे बचना है। स्पैम फिल्टर्स ईमेल सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट द स्पैम मेल्स, और जो स्पैम सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो स्पैम मेल्स को प्रिवेंट भी करते हैं। तो ठीक है, आज हम इतना ही स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में बाकी की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।